हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम रिकॉर्ड करने वाले हैं आरटीपी जो आया है नवंबर 2020 एग्जाम पर सीए इंटर पेपर 4 सेक्शन बी रिलेटेड टू योर इनडायरेक्ट टैक्सेस, उसका डिस्कशन करेंगे। बिफोर वी स्टार्ट विद दिस डिस्कशन, दो चीज़ें जो बताना चाहूँगा। एक कि हमारे एग्जाम्स के लिए, नवंबर 2020 एग्जाम्स के लिए जो भी अमेंडमेंट्स हुए हैं टिल 30th अप्रैल 2020 विल बी एप्लीकेबल, एंड और जो फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल है वो है फाइनेंस नंबर 2 एक्ट 2019। सो इनके बेसिस पे जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं उसके बेसिस पे हमको आंसर करने होंगे। अपार्ट फ्रॉम दिस एक और बात लिखी गई है, वो है कि जो भी रेट्स आपके गुड्स एंड सर्विसेज के दिए हुए हैं इन दी प्रॉब्लम्स आर ऑल हाइपोथेटिकल रेट्स एंड दीज आर नॉट द एक्चुअल रेट्स विच आर लेविएबल ऑन दोज गुड्स और सर्विसेज। मतलब जो भी रेट्स है वो हाइपोथेटिकली मेंशन्ड है, जरूरी नहीं है कि प्रैक्टिकल लाइफ में भी वही एक्चुअल रेट्स होंगे। चलिए सर, विद दिस अब चालू करते हैं। हमारा जो सेक्शन बी है उसमें देर आर 2 पार्ट्स। जैसे आप लोगों को पता है कि हमारा एग्जाम जो होगा उसमें वन इज योर एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस एंड द अदर वन इज डिस्क्रिप्टिव वंस, राइट। तो जो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस है उसमें आपके 2 टाइप के एमसीक्यूज आ सकते हैं। एक है केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज आने वाले हैं और दूसरे नॉर्मल वाले, राइट। अब हम ये वाले लेक्चर में सिर्फ एमसीक्यूज वाला डिस्कशन करेंगे एंड उसके बाद एक और लेक्चर रिकॉर्ड होगा जिसमें हम डिस्क्रिप्टिव वाले क्वेश्चन जो है उनको टेकअप करेंगे। चलिए सर चालू करते हैं केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यूज के साथ। चलिए पहला वाला, तो हाउ डू यू गो अबाउट सॉल्विंग एन केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू। तो जब भी केस स्टडी बेस्ड एमसीक्यू आता है तो आपको पहले वो केस स्टडी को पढ़ना है पूरा अलोंग विद द क्वेश्चंस व्हिच आर मेंशन्ड बिलो। एक बार आपने वो कर लिया, उसके बाद आपको वो क्वेश्चंस के मद्देनजर रखते हुए आपको एक बार फिर से पूरी केस स्टडी को पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलिए तो अब चालू करते हैं। क्या बोलता है देखिएगा, पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड इज अ रिटेल स्टोर ऑफ मर्चेंडाइज located in 25 states and or union territories in the country. For the purpose of clearance of stock of merchandise and to attract consumers, PTL Private Limited launched a scheme of buy one get one free for the same type of merchandise. मतलब इन लोगों ने अपने सेल्स जो स्टॉक है उसको क्लियर करने के लिए उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की जिसमें बोला गया है कि एक खरीदोगे तो एक के साथ एक फ्री मिलेगा। बट मिलेगा क्या, जो मर्चेंडाइज आपने खरीदी वही मर्चेंडाइज फ्री मिलेगी। मतलब आपने अगर शर्ट खरीदा तो उसके साथ फ्री क्या मिलेगा, शर्ट। टी शर्ट खरीदा तो क्या फ्री मिलेगा, टी शर्ट। शर्ट के साथ पैंट फ्री ले सकते हो क्या, तो आंसर इज नो। फॉर इंस्टेंस वन शर्ट टू बी गिवन फ्री फॉर परचेज ऑफ वन शर्ट, ओके सर। फॉर सेविंग कॉस्ट पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड डायरेक्टली परचेसेस मर्चेंडाइज फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर। वो मैन्युफैक्चरर से परचेज करते हैं ताकि उनको कॉस्ट सस्ता पड़े। इन द मंथ ऑफ मई के महीने में, in order to save employee cost, PTL Private Limited purchased a टेम्पो खरीद लिया उन्होंने, टेम्पो ट्रैवलर for rupees 12 lakhs. Sitting capacity is how much, 25% including driver। अगर आप लोगों को याद होगा तो हमने सेक्शन 17(5) बोल के एक सेक्शन पढ़ा है जो बात करता है किस चीज की, ब्लॉक्ड क्रेडिट्स की। उसमें जो भी आप व्हीकल यूज करते हो अगर उससे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर होगा और सिटिंग कैपेसिटी अगर 13 या उससे कम की है तो वो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, राइट। हमारे केस में कितनी सिटिंग कैपेसिटी है, 25। ब्लॉकिंग कितने का है, 30। तो क्या ये जो टेम्पो ट्रैवलर खरीदा है इसका क्रेडिट ब्लॉक होगा, तो आंसर है नो, राइट। अब क्वेश्चन है कि नहीं उससे रिलेटेड पता नहीं, बट मैं सिर्फ रेलेवेंस निकाल रहा हूं कि क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे। For transportation of employees. Further, for ensuring well-being of its employees, PTL Private Limited voluntarily, ये word बहुत important है, voluntarily obtained health insurance cover of rupees 2 lakhs for each of its employee in the same month. The premium is 1500 per employee has been paid by company for 100 employees. इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया अपने एम्प्लॉयज का। हेल्थ इंश्योरेंस का क्रेडिट ब्लॉक्ड है क्या, आंसर इज यस। बट आपको क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा अगर वो क्या है, इट इज
मैंडेटेड बाय एनी लॉ, राइट। अगर कोई लॉ के अंडर बोला गया है कि आपको लेना ही पड़ेगा तो उसका क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा। जैसे कोरोना वायरस के दौरान देयर वाज दिस सर्कुलर विच वाज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ अफेयर्स, जिसमें उन्होंने बोला था कि आपको अपने एम्प्लॉयज का इंश्योरेंस कराना, हेल्थ इंश्योरेंस कराना मैंडेटरी है। सो अगर उसके अगेंस्ट लिया होता तो वो ब्लॉक होता था क्या? आंसर इज नो। बट यहाँ पे क्यों लिया गया? इट इज टेकन वॉलेंट्रीली। वॉलेंट्रीली टेकन इज नॉट अलाउड बिकॉज हेल्थ इंश्योरेंस इज ब्लॉक्ड। चलिए, इन द मंथ ऑफ जुलाई, अब किसकी बात कर रहे हैं? जुलाई महीने की। मिस्टर राघव, अ कस्टमर ऑफ कंपनी, filed a lawsuit in the court against the company for not supplying goods of value 1 lakh. PTL engaged Mr. Ram, an advocate. राम को अपॉइंट किया गया जो क्या है? एडवोकेट है। To represent it in the court for an agreed consideration of rupees 25,000. तो कितना कंसिडरेशन लिया? 25,000. As per the terms of the contract, Mr. Ram issued an invoice. Invoice राम ने कब इशू कर दिया? 5 जुलाई को इशू कर दिया। However, consideration was not paid till February next year. ठीक है सर, फरवरी तक उसका पेमेंट नहीं हुआ। चलिए बढ़े, नोट में कुछ लिखा है। नोट ऑल दी अमाउंट जो ऊपर लिखी गई है आर एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। बहुत इंपॉर्टेंट है, सारी अमाउंट्स कैसी है? एक्सक्लूडिंग टैक्सेस। एंड ऑल ट्रांजैक्शंस आर इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन। मतलब कौन सा टैक्स लगेगा? कौन सा टैक्स लगेगा साहब? तो टैक्स लगेगा आपका C+S, राइट। चलिए, एंड रेट ऑफ टैक्सेस कितने हैं? इट इज 9% CGST, 9% SGST। हाउएवर फॉर टेम्पो ट्रैवलर रेट कितना है? 14% CGST, 14% SGST। चलिए, इन रिलेशन टू दी अबाव आंसर दी फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं हम। पहला क्वेश्चन क्या है देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोलता है विथ रिस्पेक्ट टू बाय वन गेट वन फ्री ऑफर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। कौन सी वाली स्टेटमेंट सत्य है वो बताना है आपको। चलिए सर, क्या क्या ऑप्शंस दिए गए? इट इज नॉट टू बी कंसिडर्ड एज सप्लाई एट ऑल सिंस नो कंसिडरेशन इज चार्ज फॉर वन ऑफ इट्स आइटम। ध्यान से सुनना, देखो सप्लाई होने के लिए सेक्शन 7(1)(a) क्या बोलता है कि सप्लाई के लिए देयर शुड बी सेल, ट्रांसफर, बार्टर, लीज, लाइसेंस, रेंटल, डिस्पोजल, राइट, मेड और अग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। तो कंसिडरेशन होना जरूरी है। क्या इस क्वेश्चन में कंसिडरेशन है ही नहीं? तो आंसर है नो, कंसिडरेशन है सर, बट आप अगर एक खरीदोगे तो दूसरा वाला फ्री मिलेगा, राइट। तो कंसिडरेशन है ही नहीं, ऐसा है क्या? आंसर इज नो। इन लोगों ने क्या बोला? देयर it will not be considered as supply at all since no consideration is involved of one item। एक आइटम का कंसिडरेशन नहीं है, इसलिए पूरे सप्लाई, पूरे ट्रांजैक्शन को ही सप्लाई नहीं माने। ये सही है क्या? तो आंसर इज नो। तो पहला वाला तो गलत है। सप्लाई ऑफ आइटम्स फॉर विच कंसिडरेशन इज चार्ज इज अ सप्लाई अंडर सेक्शन 7 ऑफ CGST एक्ट, while सप्लाई ऑफ द अदर आइटम सप्लाइड फ्री ऑफ कॉस्ट इज नॉट अ सप्लाई। तो ये क्या बोल रहा है कि देखो, जो चीज के लिए आपने पैसा लिया ना उसको सप्लाई मान लो, और जिसके लिए पैसा नहीं लिया, जो फ्री में सप्लाई किया, तो उसको हम सप्लाई नहीं मानेंगे। तो एक जो पैसा लेके सप्लाई किया वो कंसिडरेशन के लिए है, इसलिए उसको सप्लाई, एंड जिसके लिए नहीं लिया वो सप्लाई नहीं है, ऐसा माने। तो आंसर है नहीं, ये भी गलत है सर, ऐसा भी नहीं मान सकते हम। सी वाला देखिएगा, देयर आर 2 इंडिविजुअल सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस। 2 इंडिविजुअल सप्लाईज किए जा रहे हैं एंड एक भाव पे किए जा रहे हैं। इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई। हाउएवर सिंस अ सिंगल प्राइस इज चार्ज द सेम विल बी टैक्स्ड एज मिक्स्ड सप्लाई। तो मैंने कभी आपको सेक्शन 8 आपने जब पढ़ा तो उसमें आपने पढ़ा कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सप्लाईज यूजुअली, वन इज कॉम्पोजिट सप्लाई, द अदर वन इज मिक्स सप्लाई। कॉम्पोजिट सप्लाई वो होती है जहां पे एक सप्लाई प्रिंसिपल होगी एंड बाकी की क्या होगी? एंसिलरी टू इट। एंड टैक्स रेट क्या होगा? टैक्स रेट विल बी ऑफ प्रिंसिपल सप्लाई, राइट। मिक्स सप्लाई में क्या होता है? इट इज अननेचुरली बंडल्ड, राइट। एंड एक भाव पे आप सप्लाई तो कर रहे हो बट इट इज नॉट नेचुरली बंडल्ड।
एंड यहाँ पे कोई एक सप्लाई प्रिंसिपल भी नहीं होगी, तो यहाँ पे टैक्स रेट कौन सा लगेगा? यहाँ पे लगेगा हाईएस्ट रेट। कौन सा लगेगा? हाईएस्ट रेट लगेगा। तो देखो ये वाला जो है ना, these are two individual supplies where single price is charged for entire supply. Since a single price is charged, the same will be taxed as mixed supply. तो मैंने कभी आपको बोला कि अगर दो चीजें एक साथ सप्लाई हो तो हमेशा मिक्स सप्लाई होगा, ऐसा कभी बोला है? आंसर इज नो। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। लास्ट वाला ऑप्शन क्या है देखिएगा, देयर आर टू इंडिविजुअल सप्लाईज फॉर अ सिंगल प्राइस इज चार्ज फॉर द एंटायर सप्लाई, देयर टैक्सेबिलिटी विल डिपेंड अपॉन एज टू वेदर द सप्लाई इज अ कंपोजिट सप्लाई और अ मिक्स सप्लाई। तो उसकी टैक्सेबिलिटी क्या है क्या नहीं वो मैं अभी नहीं बता सकता, वो डिपेंड करेगा कि वो कंपोजिट है या मिक्स्ड है। कंपोजिट होगा तो कंपोजिट के हिसाब से टैक्स करेंगे, मिक्स्ड होगा तो मिक्स के हिसाब से टैक्स करेंगे। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? चलिए बढ़िया। अब आपको बताना है सेकंड क्वेश्चन में एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट फॉर द मंथ ऑफ मे। फर्स्ट वाला ऑन द परचेज ऑफ टेम्पो ट्रैवलर एंड ऑन हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड assuming that all the conditions for availing input tax credit have been complied with। conditions क्या होता है? conditions आपके सेक्शन 16(2) में मेंशन्ड है, जो बोलते हैं कि आपने टैक्स इनवॉइस होना चाहिए आपके पास रिसीट ऑफ गुड्स या सर्विसेज रिसीव होनी चाहिए, फिर सप्लायर जिसको आपने पैसा दिया उसने जाके टैक्स का पेमेंट करना चाहिए, एंड लास्ट वाला है जो रेसिपिएंट है उसने भी अपने रिटर्न फाइल करने चाहिए। अगर ये सारी कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो आप क्रेडिट ले पाओगे। तो ये वही बोल रहे हैं कि ये क्रेडिट्स आपको मिलेंगे, ऐसा अज्यूम कर लो कि आपने सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर लिए। अब आपको सिर्फ ये चेक करना है कि क्रेडिट ब्लॉक तो नहीं है अंडर सेक्शन 17(5). तो देखो पहला वाला केस ऑन परचेज ऑफ टेम्पो ट्रैवलर कितना मिलेगा? तो अगर आपको याद है टेम्पो ट्रैवलर का कितना पैसा था? 12 लाख रुपए, और उसके ऊपर जीएसटी कितनी थी? तो उसके ऊपर सीजीएसटी थी 14% एंड एसजीएसटी थी 14%, राइट? तो इन दिस केस कितना जीएसटी आएगा? क्रेडिट कितना मिलेगा? पहले तो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो आपको 17(5) आना जरूरी है इसके लिए। 17(5) क्या करता है? मोटर व्हीकल्स की क्रेडिट्स को ब्लॉक करता है इफ इट इज यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर। बट ब्लॉकिंग तभी आएगी अगर जो व्हीकल है इट इज डिजाइंड फॉर कैरिंग कितने? 13 या उससे कम पैसेंजर्स को इंक्लूडिंग ड्राइवर। तो इन दिस केस हमारा जो टेम्पो है वो कितने हैं? 25 पैसेंजर्स का है। तो ब्लॉकिंग है क्या? आंसर इज नो। तो क्रेडिट मिल जाएगा। कितना क्रेडिट मिलेगा? 12 लाख का 14% विल बी 1,68,000। 1,68,000 क्रेडिट विल बी अलाउड। तो कितना मिलेगा? 1,68,000 1,68,000। तो अब हमारे पास इन चार ऑप्शन में से बचते कितने हैं? 2 ऑप्शन बचते हैं। अब ये 2 में से कौन सा सही है वो देखते हैं। सेकंड पार्ट किसकी बात करता है? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। अब बताइए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम का क्रेडिट मिलेगा क्या? सर क्रेडिट वैसे तो ब्लॉक टाइप मिलेगा अगर आपने जो लिया इट इज एज पर सम लॉ इन टाइम फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स, राइट? अब इन्होंने किसी लॉ के वजह से लिया था कि हेल्थ इंश्योरेंस? तो जवाब है नहीं सर, इन्होंने हेल्थ इंश्योरेंस लिया था बिकॉज वाई वॉलेंट्रीली लिया था, राइट? तो मिलेगा क्या क्रेडिट? आंसर इज नो। तो इन दिस केस सीजीएसटी कितना रहेगा? निल, एसजीएसटी निल। सो हमारे लिए इन बी और डी में से सही आंसर कौन सा है? तो बी और डी में से सही आंसर है बी, बिकॉज सीजीएसटी 168 व्हीकल का तो मिलेगा, बट जो आपका ये है क्या बोलते हैं हेल्थ इंश्योरेंस वाला वो क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा। चलिए सर बहुत बढ़िया। अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या लिखा है देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? ट्रू बताना है आपको, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है इन रिस्पेक्ट ऑफ द सर्विसेज ऑफ एडवोकेट अवेल्ड बाय द कंपनी। अब मुझे बताइए एडवोकेट सर्विसेज जो होती है वो कहाँ फॉल करती है? एडवोकेट सर्विसेज आर कवर्ड बाय सेक्शन 9(3) रेड विथ नोटिफिकेशन नंबर 13/2017 सीटी रेट, राइट? इसमें लिखा हुआ है कि एडवोकेट सर्विसेज आर अंडर आरसीएम, और कौन पे करेगा जीएसटी? सर्विस रेसिपिएंट। हमारे केस में सर्विस रेसिपिएंट कौन है? पीटीएल प्राइवेट लिमिटेड, राइट? वो लोग टैक्स पे करेंगे। चलिए तो अब पहले तो पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है।
CGST 2250, SGST 2250 on advocate services are payable by PTL Limited। तो ये बात तो इन्होंने सही की है। ये जो सेकंड पार्ट है ना, इसके लिए अभी के लिए रुक जाते हैं, वो नहीं पढ़ता है। बी वाला जो है वो क्या बोलता है, CGST SGST 2250 SGST 2250 ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय मिस्टर राम। मिस्टर राम क्यों पे करेगा, तो ये तो सरासर गलत है। CGST SGST 2250 SGST ऑन एडवोकेट सर्विसेज आर पेएबल बाय PTL, ये वाला भी सही लग रहा है, ये वाला भी सही लग रहा है। उसके बाद लास्ट वाला जो है वो क्या है, विल बी पेएबल बाय मिस्टर राम। राम तो पे करेगा ही नहीं बिकॉज ही इज दी सर्विस प्रोवाइडर। एडवोकेट सर्विस में GST कौन पे करता है, सर्विस रेसिपिएंट, तो ये वाला गलत है। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, A एंड C, बाकी के तो जो थे वो है गलत, राइट। अब हम पढ़ेंगे इनमें से सही कौन सा है, राइट। तो अब देखो इसमें जो है ना, उसके लिए हमको एक चीज़ पता होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आप लोगों को रूल 37 पता है, तो रूल 37 बोलता था कि आपने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर देना चाहिए। आपने अपने सप्लायर को 180 डेज में पेमेंट कर देना चाहिए। अगर आप 180 डेज में पेमेंट नहीं करते तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ITC होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। जो भी आपने ITC ले रखा होगा उसको रिवर्स करना पड़ेगा अलॉन्ग विथ इंटरेस्ट। बट ये जो क्लॉज है ना, ये 3 केसेस में नहीं लगता, नॉट एप्लीकेबल इन 3 केसेस। कौन से 3 केसेस है वो 3 केसेस ये है, देखिएगा। फर्स्ट केस, अगर आपने कोई पेमेंट किया है अंडर 15(2)(b), मतलब 15 जो सेक्शन है वो बात करता है वैल्यू ऑफ सप्लाई कैसे डिटरमाइन करेंगे। उसमें सबसेक्शन 2 जो है वो बात करता है एडिशन इन दी वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू। उसमें से बी वाली जो एंट्री है ना, वो बात करती है कि अगर कोई अमाउंट जो सप्लायर ऑब्लाइज टू पे था बट रेसिपिएंट ने पे कर दिया किसी थर्ड पार्टी को, तो इन दैट केस दैट इज टू बी एडेड इन दी वैल्यू ऑफ सप्लाई। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड तो हो जाएगा, बट क्या वो हम अमाउंट सप्लायर को वापस से पे करेंगे? तो आंसर इज नो सर, हम सप्लायर को वो पे ही नहीं करेंगे बिकॉज हमने उसके बिहाफ पे किसी थर्ड पार्टी को ऑलरेडी दे रखा है। तो एक ही अमाउंट 2 बार क्यों पे करूंगा मैं, सही है। तो इसलिए उन्होंने बोला कि ये वाली अमाउंट कभी पे होगी नहीं, इसलिए हम एक्सेप्शन में डाल दे रहे हैं कि अगर आपने ऐसी कोई अमाउंट पे कर रखी है तो उसके केस में आपको चेक नहीं करना है कि 180 डेज में पेमेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, एंड रिवर्सल की भी बात नहीं आएगी। सेकेंड वाला है, अगर कोई अमाउंट आपने शेड्यूल 1 में आने की वजह से, जिसको हमने डीम्ड सप्लाई माना है और उसके वजह से आपसे GST भराई है, तो इन सच अ केस ऑल्सो 180 डेज पेमेंट का क्राइटेरिया चेक ही नहीं होगा बिकॉज उसको कभी पेमेंट होगा ही नहीं। इसको तो हमने डीम करके बोला है कि इसको सप्लाई माना जाएगा एंड इसके ऊपर GST भरनी पड़ेगी, राइट, ऑल्दो देयर इज नो कंसिडरेशन। एंड उसके बाद तीसरा वाला जो है वो है इनवर्ड सप्लाईज लाइबल फॉर RCM। जो आप इनवर्ड सप्लाईज लेते हो और जिस पे RCM में टैक्स पे करना है, तो ऐसे केस में आपने भले ही सप्लायर को पे नहीं किया होगा तो भी हम आपको क्रेडिट दे देंगे, ये बोला गया है इन योर रूल 37। तो हमारा वाला जो केस है वो कहाँ फॉल कर जाएगा, ये वाले केस में। और यहाँ पे हमको क्या 180 डेज में पेमेंट हुआ है कि नहीं चेक करना इंपॉर्टेंट है क्या, तो आंसर इज नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं। तो देखिएगा अब ये क्या बोलता है, ITC अवेल्ड thereon is to be added to the output tax liability as the consideration is not paid within 180 days। सर अभी तो बात की हमने कि RCM की जो लाइबिलिटी होती है उसमें भले ही आपने 180 डेज में पेमेंट नहीं किया तो भी आपको क्रेडिट मिलेगा। तो हमारा वाला कहाँ पे जाएगा, C वाला, the condition of payment of consideration along with tax within 180 days of issuance of invoice does not apply in this case। तो ये वाला है सही जवाब एज पर रूल 37। इज दिस राइट? चलिए अब बढ़ते हैं आगे, क्या बोलते हैं देखिएगा। मिस्टर कुमार स्टार्टेड इंटीरियर डिजाइनिंग प्रैक्टिस फ्रॉम द मंथ ऑफ जनवरी। जनवरी में उन्होंने क्या किया, इंटीरियर डिजाइनिंग की प्रैक्टिस चालू की। हिज टर्नओवर अप टू द मंथ ऑफ मार्च वाज हाउ मच, 12,50,000। कितना टर्नओवर किया उन्होंने, 12,50,000। अब अगर आप लोगों को थ्रेशोल्ड बेस्ड रजिस्ट्रेशन याद होगा तो सर्विसेज के केस में सेक्शन 22 बोलता था कि थ्रेशोल्ड अगर आपका टर्नओवर 20 लाख की लिमिट को क्रॉस करेगा तो आपको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा।
रजिस्ट्रेशन लेना है कितने दिन के अंदर, विद इन 30 डेज व्हेन यू आर लायबल टू टेक रजिस्ट्रेशन। अब इनके केस में रजिस्ट्रेशन की लायबिलिटी आएगी क्या, तो आंसर इज नो। अब आगे बढ़ते हैं, तो देखिएगा आगे क्या बोला है, हिज टर्नओवर अप टू मंथ ऑफ मार्च वाज 12,50,000 ऑन 30th जून, मतलब अप्रैल से लेके 30th जून तक उसका टर्नओवर एक्सीड कर गया 20 लाख एंड रीच 20,05,000। तो अब नेक्स्ट मंथ में उसका टर्नओवर कितना पहुंच गया, 20,05,000। मिस्टर कुमार ने अप्लाई किया फॉर रजिस्ट्रेशन ऑन 15th ऑफ जुलाई। कब अप्लाई किया, 15th ऑफ जुलाई को अप्लाई किया। एंड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आ गया, तो रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया गया ऑन 25th जुलाई। अब एक चीज याद रखना, अगर आप सब अप्लाई करते हो फॉर रजिस्ट्रेशन विद इन 30 डेज, अप्लाई करते हो, मैं क्या बोल रहा हूँ, अप्लाई करते हो विद इन 30 डेज, तो आपका जो इफेक्टिव डेट होगा रजिस्ट्रेशन का, दैट विल बी द डेट व्हेन यू आर लायबल टू बी रजिस्टर्ड। तो मतलब मैंने अगर 30 डेज में अप्लाई किया तो इफेक्टिव कब से होगा, फ्रॉम योर 30th जून, राइट। चलिए आगे क्या लिखा है, ऑन 16th जुलाई। और अगर आपने 30 डेज के अंदर नहीं किया तो इफेक्टिव डेट क्या होगी, तो इट विल बी द डेट व्हेन यू आर ग्रांटेड द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। चलिए ऑन 16 जुलाई ही एंटर्ड ऑन इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। कब एंटर किया, 16 जुलाई को, फॉर डिजाइनिंग ऑफ फ्लैट फॉर मिस्टर श्याम। द सर्विस वाज कंप्लीटेड ऑन 22 जुलाई। 22 जुलाई को सर्विस कंप्लीट हो गई। मिस्टर कुमार इशूड इनवॉइस ऑन द सेम डे पे इनवॉइस भी इशू हो गई ऑफ ₹6 लाख। On 5th July, Kumar purchased capital goods of rupees 4,50,000 and on 25th July to 31st July, he availed services amounting to rupees 1,75,000। तो कैपिटल गुड्स 6 लाख के लिए और कैपिटल गुड्स 4.5 लाख के लिए एंड सर्विसेज, इनपुट सर्विसेज कितने के लिए, 1,75,000 की। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कैपिटल गुड्स 4,50,000 के परचेज किए उन्होंने, इनवर्ड लिए, एंड सर्विसेज कितने के लिए, 6 लाख के, 1,75,000 के। एंड आउटवर्ड सप्लाई कितने का किया है, 6 लाख का। चलिए सर, बहुत ही बढ़िया। ऑन 1st of August, Mr. Kumar received an other contract for interior designing from Ram. He accepted on 2nd August. The service was completed on 6th August and invoice was issued on 7th August for rupees 5 lakh. Payment was received on 29th of August. ठीक है सर। Note, all values are excluding taxes unless specifically mentioned. Mr. Kumar makes only intra-state supplies, मतलब क्या होने वाला है, C और S लगने वाला है। On all purchases are also intra-state. Rates of taxes are 9% CGST, 9% SGST। चलिए सर, अब बात करते हैं क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन क्या है, इन रिलेशन टू द अबाव आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। द इफेक्टिव डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ मिस्टर कुमार इज 30th जून, 15 जुलाई, 25 जुलाई और 16 जुलाई। तो हमारे केस में हमने क्योंकि 30 दिन के अंदर अंदर अप्लाई कर दिया था, इफेक्टिव डेट क्या होगी, फ्रॉम द डेट यू वर लायबल टू बी रजिस्टर्ड, एंड लायबल कब से थे, 30 जून से, राइट। मिस्टर श्याम कैन इशू रिवाइज टैक्स इनवॉइसेस टिल, कब तक कर सकते हो, रिवाइज टैक्स इनवॉइस आप इशू कर सकते हो अंडर सेक्शन 31(3). अगर आप लोगों को याद है तो 31(3) पावर देता था कि आप इनवॉइसेस को रिवाइज कर सकते हो। एंड रिवाइज इनवॉइस कब से इशू होंगे, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू होने के अंदर अंदर आप 1 महीने तक क्या कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो। तो 1 महीना फ्रॉम 30, आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब आया था, 25 जुलाई को, इससे आगे 1 महीना कब तक, 25th of August तक कर सकते हो, राइट। तो इस केस में व्हाट विल बी द करेक्ट आंसर, 25th August। एलिजिबल इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल टू मिस्टर कुमार फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। जुलाई में कितना क्रेडिट बनेगा इनका, तो जनाब जुलाई में क्रेडिट बनेगा। जुलाई में इन लोगों ने क्या क्या खरीदा है, तो कैपिटल गुड्स लिए हैं 4.5 लाख के एंड इनपुट सर्विसेज लिए 1,75,000 की। तो टोटल इनपुट कितने का है, टोटल इनपुट होता है इनका 6,25,000 का। इसके ऊपर 9% CGST एंड 9% SGST। तो ये कितना आएगा, दिस विल कम टू, 1 मिनट कैलकुलेट ही कर लेते हैं सर।
तो ये आएगा 56,250 CGST, 56,250 SGST। कौन सा वाला है सही जवाब? सी, राइट? ओके सर। फिर आगे, द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस प्रोवाइडेड बाय मिस्टर कुमार टू मिस्टर राम। कुमार ने जो सर्विसेज राम को दिए उसका टाइम ऑफ सप्लाई क्या होगा? चलिए सर, कुमार ने राम को सर्विसेज दी, कब दी? 1 अगस्त को सर्व कॉन्ट्रैक्ट मिला, राइट? अब इसके लिए आपको टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन याद होने जरूरी है। ये क्या है? सर्विस वाला बंदा है, तो सर्विसेज के प्रोविजन कहाँ पे गवर्नड है? सेक्शन 13 में गवर्नड है। सेक्शन 13 का जो सबसेक्शन 2 है वो बात करता है सर्विसेज के बारे में, राइट? फॉरवर्ड चार्ज वाली। तो वो बोलता है कि अगर आपने इनवॉइस टाइम लिमिट के अंदर इशू किया होगा तो टाइम ऑफ सप्लाई विल बी डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट विच एवर इज अर्लियर। हमारे केस में इनवॉइस टाइम में इशू हुआ है कि नहीं हुआ है? तो इनवॉइस टाइम में इशू होना, इन केस ऑफ सर्विसेज इनवॉइस शुड बी इशूड विद इन 30 डेज फ्रॉम द कंप्लीशन ऑफ सर्विस। हमारे केस में सर्विस कंप्लीट हुई 6 अगस्त को और इनवॉइस इशू हो गया 7 अगस्त को। तो इज इट विद इन टाइम लिमिट? तो आंसर इज यस। टाइम लिमिट में अगर है तो डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट। डेट ऑफ इनवॉइस है 7 अगस्त एंड डेट ऑफ पेमेंट इज 29 अगस्त, विच एवर इज अर्लियर। तो हमारे केस में अर्लियर इज 7 अगस्त। सो व्हाट इज योर राइट आंसर? 7 अगस्त इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सर, अब आगे बढ़ते हैं। इफ इंस्टेड ऑफ ऑप्टिंग फॉर रेगुलर स्कीम, अगर कुमार ने रेगुलर की जगह पे अगर उन्होंने कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की होती है अंडर सेक्शन 10(2), तो ये बेसिकली जो आपका नोटिफिकेशन नंबर, जो पुराना नोटिफिकेशन नंबर 2/2009, सॉरी इट वाज 12/2019 का जो नोटिफिकेशन था, राइट? उसके अंदर वाली जो आरसीएम की एंट्री थी उन्होंने अब सेक्शन में ला दिया है। और सेक्शन में ला के कौन सा सेक्शन प्रोवाइड किया है उसने? तो वो है सेक्शन 10(2)(a। इसमें बोल दिया कि अगर आप मिक्स सप्लायर हो तो उसके केस में आपको जीएसटी कॉम्पोजिशन में पे कर सकते हो अप टू अ टर्नओवर ऑफ ₹50 लाख। कितना? 50 लाख के लिए तो कितना परसेंट है? 3% CGST एंड 3% SGST। बट आपको क्रेडिट मिलेगा क्या इनपुट्स का? तो आंसर इज नो, क्रेडिट नहीं मिलेगा। तो हमारे केस में हमने सप्लाई कितने का किया था? सप्लाई किया था 6 लाख रुपए का। 6 लाख का 3% कितना आएगा? 3% विल बी 18,000 CGST एंड 18,000 SGST लगेगा अगर आप कॉम्पोजिशन ऑप्ट करते। तो दिस इज योर करेक्ट आंसर। चलिए सर, आगे बढ़ते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द मंथ ऑफ मे जेड लिमिटेड जो है उन्होंने गुड्स सेल किए वाई लिमिटेड को, कितने के? 2,55,000 के, राइट? एंड चार्ज जीएसटी एट 18%, 18% से जीएसटी चार्ज की। हाउएवर ओनिंग टू सम डिफेक्ट्स वाई लिमिटेड ने क्या किया? गुड्स रिटर्न कर दिया। कितने के? 40,000 के। जेड लिमिटेड रिकॉर्ड्स द रिटर्न ऑफ गुड्स बाय इशूइंग, तो इसने वाई ने दे दिए डेबिट नोट इशू कर दिया। अब जेड लिमिटेड ने क्या किया? रिकॉर्ड किया गुड्स बाय इशूइंग क्रेडिट नोट ऑफ 40,000 प्लस जीएसटी एट 18%। इन दिस सिचुएशन जीएसटी लाइबिलिटी फॉर जेड लिमिटेड निकालना है आपको। किसका? जेड लिमिटेड का जीएसटी लाइबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ मे। तो ऐसा अज्यूम करो कि यही एक सप्लाई है, इसके अलावा और कोई सप्लाई हुई नहीं है। तो कितना टैक्स आएगा ये निकालना है आपने। तो देखो, मैंने अपनी आउटवर्ड टैक्स कितना, आउटवर्ड सप्लाई कितने की थी? मैंने जेड लिमिटेड हूं मैं, और मैंने आउटवर्ड सप्लाई कितने की थी? तो मैंने आउटवर्ड सप्लाई की थी ऑफ 2,55,000। बट इसमें से कुछ गुड्स जो है वो मुझे रिटर्न आ गए, राइट? कितने के गुड्स रिटर्न आ गए? तो गुड्स आ गए रिटर्न 40,000 के। तो इसके लिए मैंने क्रेडिट नोट इशू कर दिया। तो नेट सेल्स मैंने कितने की? मैंने की 2,15,000 की। अब 2,15,000 पे आई चार्ज जीएसटी एट 18%। तो कितना आएगा? 2,55,000 का 18% विल बी 45,900 सी पूरा टैक्स आएगा, सी और एस मिला के, राइट? सो 45,900 कौन सा वाला ऑप्शन है? ए। दिस इज योर करेक्ट आंसर। अगर आप डायरेक्टली 2,55,000 का 18% कर दोगे और अगर उसके बेसिस पे आप कैलकुलेशन करोगे तो आंसर विल बी इनकरेक्ट। आपको किसके बेसिस पे करना है? 2,15,000 उसका 18%। सॉरी गलत हो गया, मैंने ही गलत कर दिया है यहाँ पे। हमने टोटल सप्लाई 2,55,000 की थी, उसमें से 40,000 का रिटर्न आ गया।
तो अब मैंने जीएसटी कितने पे भरना चाहिए, 2,15,000 पे। 2,15,000 का 18% कितना आएगा, 38,700 इज दी करेक्ट आंसर। तो दिस इज 38,700 विच इज द करेक्ट आंसर फॉर योर थर्ड वन। चलिए अब फोर्थ वाले पे जा रहे हैं। फोर्थ वाला क्या बोलता है देखिएगा, सी एंड कंपनी रजिस्टर्ड सप्लायर है दिल्ली का, ऑप्टेड फॉर कॉम्पोजिशन लेवी अंडर सबसेक्शन 1 and 2, ठीक है, मतलब नॉर्मल कॉम्पोजिशन स्कीम ऑप्ट की है उन्होंने। इट सोल्ड गुड्स इन द फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर फॉर 15 lakhs। द एप्लीकेबल जीएसटी रेट ऑफ सच गुड्स इज 12%, मतलब जो गुड्स उन्होंने बेचे उसके ऊपर टैक्स कितना लगता है, 12% लगता है नॉर्मली। सी एंड कंपनी परचेज गुड्स फ्रॉम राम एंड कंपनी रजिस्टर्ड इन दिल्ली फॉर 9,55,000 ऑन विच रमेश एंड कंपनी हैड चार्ज CGST, मतलब उन्होंने कुछ इनवर्ट सप्लाई किया उसके ऊपर जीएसटी लगी हुई है। उसके अलावा सी ने ई एंड कंपनी लिमिटेड जो ई एंड कंपनी जो रजिस्टर्ड है हरियाणा, उनसे भी परचेसेस किया और उन्होंने IGST लगाया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको जीएसटी लाइबिलिटी निकालनी है सी एंड कंपनी फॉर दी मंथ फोर्थ क्वार्टर ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। तो अब मैं अगर एक चीज़ बोलूँ आपको, यहाँ से जो डेटा है ना, यहाँ से जो डेटा है यहाँ तक, वो है रिडंडेंट आपके लिए, इसका कोई मतलब ही नहीं है। क्योंकि अगर आप कंपोजिशन में हो तो आपने परचेज पे कितना जीएसटी पे किया है उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको क्या करना है, अपनी कंपोजिशन के लाइबिलिटी के हिसाब से जो रेट मेंशन्ड है रूल 7 में, वो रेट के हिसाब से आपको जीएसटी डिस्चार्ज करनी है। अब अगर आप देखोगे 15 लाख रुपए की सप्लाई की गई, 15 लाख की सप्लाई, और ये जो सप्लाई किए गए गुड्स इसका रेट है 12%, इसका कोई यूज़ है क्या? आंसर इज नो। आपको जो रेट लगानी है वो है रूल 7 के हिसाब वाली रेट, जो बोलती है 1% इन केस ऑफ अ पर्सन अदर देन कवर्ड अंडर A and B। तो 1% रेट, उसमें 0.5 CGST होगा, 0.5 SGST होगा, तो टैक्स कितना आएगा? टैक्स आएगा 7,500 CGST एंड 7,500 SGST। इस पॉइंट लिया। और इसका क्रेडिट ले पाओगे कि? तो आंसर इज नहीं ले पाओगे, बिकॉज आप कॉम्पोजिशन डीलर हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, मिस्टर राघव अवेल सर्विसेज ऑफ मिस्टर राजा अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अंडर। ऑडिट के लिए उन्होंने 55,000 रुपये लिए, टैक्स ऑडिट के लिए राजा ने कितना लिया? 10,000 रुपये लिया, एंड इनकम टैक्स रिटर्न फाइलिंग फॉर मिस्टर राघव वाइफ कितना लिया? 5,000। चलिए बढ़िया। All the amounts are exclusive of taxes and applicable rate of GST on the services is 18%। तो जितना भी सर्विसेज ऊपर दिया सब पे 18% चार्ज किया होगा। The accountant of Raghav has booked the entire expense of 70,000। 70,000 कैसे आया सर? 55 + 10 + 5 70,000 plus GST in the books of accounts। Mr. Raghav is eligible to take input tax credit of, कितने का क्रेडिट ले सकते हो? तो क्रेडिट आप ले सकते हो 55,000 + 10,000, दैट इज टोटल 65,000 का। इसका 18% का ही आप क्रेडिट ले पाओगे, आप 5,000 का क्रेडिट नहीं ले पाओगे। द आंसर इज बिकॉज दिस इज नॉट रिलेटेड टू बिजनेस। इज दिस क्लियर? और अगर आप बिजनेस से रिलेटेड कोई क्रेडिट नहीं ले रहे हो तो वो आपको अलाउड नहीं होगा। तो आपको क्रेडिट कितना मिलेगा? 65,000 का कितना? 18%, राइट? तो कितना आएगा? वो आ जाएगा 11,700। दिस इज योर करेक्ट आंसर। उसके बाद आगे वाला देखते हैं। टीटी प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड इन राजस्थान। कहाँ पे? राजस्थान में रजिस्टर्ड है। फर्निश द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ जून। जून के लिए उन्होंने कुछ डेटा दिया है। इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स की है 1,25,000 के टू जे एंटरप्राइजेस। तो इंटरस्टेट पे टैक्स कौन सा लगता है? IGST, ठीक है। इंटरस्टेट कुछ परचेसेस किए गए फ्रॉम XYZ कंपनी जो रजिस्टर्ड कहाँ पे? पंजाब में। तो इस पे भी क्या लगा होगा? IGST लगा होगा। इनपुट, ये इनपुट है, ये आउटपुट है, ठीक है सर, बढ़िया। इंटरस्टेट परचेस ऑफ गुड, इंट्रास्टेट परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम RR ट्रेडर्स जो रजिस्टर्ड है कहाँ पे? राजस्थान में। और कितने का परचेस किया? 65,000 का। तो इस पे क्या लगा होगा? C और S लगा होगा ऑन इनपुट्स। The applicable rate is 18%। All the above amounts are exclusive of taxes। तो ये जो है वो टैक्सेस को छोड़ के वाली अमाउंट है। जीएसटी लायबिलिटी आपको आइडेंटिफाई करनी है जो कैश में पे करनी है। तो आप कैसे निकालोगे? तो पहले तो आप निकालोगे आपका आउटपुट टैक्स लायबिलिटी कितना है।
तो आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी CGST का कितना है, SGST का कितना है और IGST का कितना है। तो अब अगर आप देखोगे आपने सिर्फ एक ही सप्लाई की है, वो भी इंटरस्टेट, तो आपकी लाइबिलिटी जो आएगी वो किसकी आएगी, IGST की। 1,25,000 का आपने सप्लाई किया एंड उसका रेट कितना है GST का 18%, तो टैक्स आ जाएगा 22,500 विल बी योर आउटपुट टैक्स IGST का पेएबल, राइट। सी और एस में कुछ पेएबल है क्या, आंसर इज नो। आउटपुट टैक्स लाइबिलिटी IGST 22,500 इज पेएबल। उसके बाद आपका इनपुट टैक्स क्रेडिट माइनस करेंगे तो आपको आएगी लाइबिलिटी टू बी पेड इन कैश। अब देखना ध्यान से, आपने 40,000 की परचेसेस की फ्रॉम XYZ कंपनी एंड दिस इज व्हाट इंटरस्टेट परचेस। इंटरस्टेट परचेस पे क्या लगता है, IGST लगता है। 40,000 का 18% IGST कितना आएगा 7,200, इतने का आपके पास क्रेडिट है। उसके बाद आपने 65,000 की परचेस की CGST और SGST वाली, क्योंकि वो इंट्रास्टेट परचेस है, तो कितना क्रेडिट आपका वो रहेगा, तो आपके पास इनपुट टैक्स क्रेडिट है 5850 CGST 5850 SGST। अब आपको निकालना है कि लाइबिलिटी विच इज टू बी पेड इन कैश, तो वो देखिए कैसे निकालेंगे। हमको पे करना है IGST कितना 22,500। अब इसके लिए मैं क्या कर सकता हूं, पहले ITC यूज करूंगा, कौन सा वाला IGST। IGST कितना है मेरे पास 7,200। अब IGST एग्जॉस्ट हो गया, अब मेरे पास क्रेडिट किसका है CGST और SGST का, तो मैं पहले सबसे पहले कौन सा यूज करूंगा CGST का क्रेडिट कितना है 5850। बैलेंस जो बचा वो मैं किससे यूज करूंगा SGST का क्रेडिट, और जितना भी बैलेंस बचेगा ये सब करने के बाद तो 22,500 लेस 7,200 लेस 5850 लेस 5850, जो बैलेंस बचा 3,600 ये पे करूंगा बाय कैश। ये किससे पे करना है, कैश से पे करना है, और किस में पे करना है IGST में पे करना है। तो IGST 3,600 इज टू बी पेड। चलिए जनाब आगे बढ़ता है। अब क्या बोलते हैं देखिएगा, प्रदीप ट्रेडर्स रजिस्टर्ड इन हरियाणा सोल्ड गुड्स ऑफ ₹2,05,000, ठीक है, टू बलराम प्राइवेट लिमिटेड, जो कहाँ रजिस्टर्ड है उत्तर प्रदेश में, और इस पर टैक्स कितना है 5%। ऑल दी टर्म्स ऑफ सेल्स कॉन्ट्रैक्ट, एज पर दी सेल्स कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स प्रदीप ट्रेडर्स हैज टू डिलीवर दी गुड्स, मतलब प्रदीप को क्या करना पड़ेगा, माल बेचने के साथ साथ गुड्स को डिलीवर भी करना है बलराम प्राइवेट लिमिटेड के साइट पे, उसके प्रीमाइसेस पे। फॉर दिस पर्पस प्रदीप ट्रेडर्स हैज चार्ज फ्रेट, फ्रेट अलग से चार्ज किया कितना 2,400 का फ्रॉम बलराम प्राइवेट लिमिटेड। GST लेविएबल एट 12% ऑन फ्रेट, फ्रेट पे एक्चुअल रेट कितना है 12%। What would be the net GST liability to be paid in cash in case assuming that the amounts given herein are exclusive of GST। तो अब अगर आप देखोगे यहाँ पे प्रदीप ट्रेडर्स क्या कर रहा है, कंपोजिट सप्लाई कर रहा है माल बेचने की एंड उसके साथ ट्रांसपोर्टेशन भी। तो टोटल सप्लाई कितने की हो रही है, इट विल बी 2,05,000 प्लस 2,400, तो टोटल सप्लाई जो है वो है 2,07,400 की। अब ये है कॉम्पोजिट सप्लाई। जब भी कॉम्पोजिट सप्लाई होगा रेट कौन सा लगेगा, रेट लगेगा ऑफ द प्रिंसिपल सप्लाई। प्रिंसिपल सप्लाई की क्या है गुड्स, तो इसके ऊपर 5% का रेट लगाया जाएगा, तो कितना टैक्स आएगा 2,07,400 का 5%, तो 10,370 विल बी दी टैक्स, एंड क्योंकि ये इंटर स्टेट सप्लाई है तो क्या लगेगा IGST। दिस पॉइंट क्लियर। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। प्रेम एंड सन्स हैड टेकन GST रजिस्ट्रेशन ऑन 1st of January but failed to furnish GST returns for next 6 months. Owing to this, proper officer cancelled the registration on 25th July. 25th जुलाई को उसने कैंसिल कर दिया अंडर सेक्शन 29(2) में उसने कैंसिलेशन कर दिया, and served an order for cancellation on 31st July. Now, Prem and Sons wants to revoke the cancellation of registration. Prem and Sons can file an application for revocation of cancellation of registration on or before. कब तक किया जा सकता है कैंसिलेशन का रिवोकेशन का एप्लीकेशन, ये पूछ रहा है क्वेश्चन। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो रिवोकेशन का एप्लीकेशन हैज टू बी फाइल्ड अंडर सेक्शन व्हाट, अंडर सेक्शन 30, राइट।
सेक्शन 30 में आपको रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करना होता है, और कितने दिन के अंदर अंदर आप फाइल कर सकते हो, अगर आपको याद है तो इट इज टू बी फाइल्ड विद इन 30 डेज, 30 डेज फ्रॉम द कैंसिलेशन ऑर्डर। तो अगर आप 30 डेज कैलकुलेट करोगे फ्रॉम कैंसिलेशन ऑफ ऑर्डर, तो जो भी आपका आंसर आएगा इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। सो अब 31 जुलाई इज द ऑर्डर डेट, इससे प्लस 30 डेज विल बी व्हाट, विल बी 30th ऑफ अगस्त। तो इस तारीख तक आपने क्या करना चाहिए, रिवोकेशन का एप्लीकेशन फाइल करना चाहिए, तो आपका कैंसलेशन रिवोक हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, एक्सएक्स रजिस्टर्ड इन दिल्ली, कहाँ पे रजिस्टर्ड है, दिल्ली में, परचेज बुक्स फ्रॉम पीसी ट्रेडर्स, एक्सएक्स ने पीसी से माल खरीदा, रजिस्टर्ड इन उत्तर प्रदेश, बुक्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम जीएसटी, बुक्स जीएसटी से एग्जेम्प्ट है, एक्सएक्स अरेंज ट्रांसपोर्ट ऑफ दीज बुक्स फ्रॉम अ गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी। तो यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन कौन करवा रहा है, एक्सएक्स, जो बुक्स परचेज कर रहा है वो ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटेट करवा रहा है, विच चार्ज फ्रेट ऑफ 9,000 फ्रॉम फॉर द सेम, जीएसटी इज पेएबल एट 5% ऑन सच जीटीए सर्विसेज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो जीटीए के केस में देयर आर टू रेट्स, वन इज 5%, द अदर वन इज 12%। 5% में अगर आप जाते हो तो नोटिफिकेशन 13/2017 बोलता है कि वो आरसीएम में होगा, और आरसीएम में जीएसटी कौन पे करेगा, द रेसिपिएंट। तो हमारे केस में रेसिपिएंट कौन है, एक्स इज द रेसिपिएंट ऑफ जीटीए सर्विसेज एंड ही विल बी लायबल टू पे जीएसटी। अब लायबल टू पे जीएसटी होगा, ठीक है, देखते हैं कितना जीएसटी आएगा, 9,000 का 5% will be how much, 450 will be the GST and it is to be paid by XX। देखते हैं कौन सा वाला सही है, GST of 450 is payable by XX on reverse charge basis, यही वाला सही है। फिर भी आप चाहो तो पढ़ सकते हो नीचे, GST of 450 payable by GTA, तो ये तो गलत है, 12% अगर होता तो GTA भरता साफ। Since goods are exempt being transported, service provided by GTA is also exempted, ऐसा मैंने कभी पढ़ा है आपको कि गुड्स एग्जेम्प्ट है तो सप्लाई ऑफ जो जीटीए सर्विस होगी वो भी एग्जेम्प्ट होगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सप्लाई ऑफ जीटीए सर्विस इज अ कंपोजिट सप्लाई, कंपोजिट सप्लाई है ही नहीं सर, बिकॉज ये सप्लाई किसको की जा रही है, ये एक्सएक्स को की जा रही है, एंड एक्सएक्स को अगर की जा रही है तो इट इज एन डिफरेंट सप्लाई एंड इट इज नॉट अ कंपोजिट सप्लाई। चलिए लास्ट वाला एमसीक्यू जो है वो पढ़ने जा रहे हैं। कालीम एंड एसोसिएट्स मेड एन एप्लीकेशन फॉर कैंसिलेशन ऑफ जीएसटी in the month of March. Due to closure of business, its application for cancellation of registration was approved on 14th of September. In the given case, Kalim and Associate is required to file annual। तो ये basically question है सेक्शन 45 पे। सेक्शन 45 बोलता है कि आपको एनुअल रिटर्न फाइल कर फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा इन GSTR 10। कब तक, तो उसमें दो डेट्स मेंशन्ड है, एक है डेट ऑफ कैंसिलेशन या फिर डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर, विच एवर इज लेटर, इससे 3 महीने के अंदर आपको क्या करना पड़ा है, 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ कैंसिलेशन और डेट ऑफ कैंसिलेशन ऑर्डर आपको क्या करना पड़ेगा, विच एवर इज लेटर, अर्लियर नहीं, विच एवर इज लेटर आपको क्या करना पड़ेगा, फाइनल रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, ये बोला है इन सेक्शन 45। अब हमारे केस में फाइनल रिटर्न कब फाइल करना पड़ेगा, तो हमारे यहाँ पे कैंसिलेशन हो गया था मार्च में और ऑर्डर कब आया, 14 सितंबर, तो लेटर कौन है, 14 सितंबर, 14 सितंबर से आगे 3 महीने, तो 14 सितंबर के आगे 3 महीने कब आएंगे, तो इट विल बी, ये वाला तो नहीं है बराबर, नॉट रिक्वायर्ड टू फाइल फाइनल रिटर्न्स, नॉट रिक्वायर्ड है बट कब तक, 30 सितंबर तक है, तो ये भी गलत है, गलत, ठीक है, तो इधर भी नहीं, इधर भी नहीं। फाइनल रिटर्न इज टू बी फाइल्ड ऑन और बिफोर 14th of December। तो अगर आप 14 दिसंबर को आपका कैंसिलेशन ऑर्डर आया, इसके आगे 3 महीने काउंट करने हैं, तो 15 दिसंबर से अब 3 महीने जब काउंट करोगे तो डेट आ जाएगी 14th of December इज द डेट बाई विच यू शुड फाइल योर फाइनल रिटर्न। चलिए सर, विद दिस आवर एमसीक्यूज पार्ट इज ओवर। अब जो बचा है वो है डिस्क्रिप्टिव पार्ट, जो नेक्स्ट लेक्चर में रिकॉर्ड होगा, तो आप वो देख लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आपके कोई भी क्वेश्चंस है, क्वेरीज है रिलेटेड टू एनीथिंग विच वी हैव डिस्कस्ड, आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपके क्वेरीज एंड वी विल श्योरली रिप्लाई बैक टू योर क्वेरीज विच यू हैव आस्क्ड। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर योर पेशेंट हियरिंग।